हु एम आई मैंने डिस्कवर किया अपने लिए कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ लाइफ में। मैं एक टाइटल को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दूंगा। उससे मेरा कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। आप जो भी चॉइस ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछिए, अगर यही चीज आपको अगले 100 सालों तक करनी है, सुबह शाम, क्या आप करेंगे? मेरा यही है कि मैं कितने ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबल और एम्पावर कर सकता हूँ थ्रू द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and by the idea of helping them become responsible in their own lives. वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट हैं, आदित्य सिसोदिया, जो एक मल्टी टैलेंटेड कोच हैं, टीम बिल्डिंग, टीम ट्रेनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स ही डज। बट बिफोर दैट, लेट्स वेलकम आदित्य सर। थैंक यू राकेश। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और ऐसे छुट्टी के दिन में आपने टाइम निकाला दिल्ली में और यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम लोग पिछले 1 महीने से टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, सो इट्स गुड दैट नाउ वी आर हियर एंड वी आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट। एंड सो अपना जो ये पॉडकास्ट है, मेनली वी टॉक अबाउट करियर। तो यू आर अ कोच। सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगा कि हाउ कोचिंग स्टार्टेड इन योर करियर? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। और जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं ट्रेनिंग में, जैसे राकेश जी ने बोला, ट्रेनिंग में हूँ, कंसल्टिंग में हूँ, मेंटरिंग में हूँ, ऑपरेशन का भी वर्क मैं देखता हूँ। बट कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ। अब जब हम इस जर्नी की बात करते हैं, मैं पहली बार अपने कोच के साथ कनेक्ट किया था 2014 में। ओके, व्हाई? हाँ। अब होता क्या है कि अब जाके तो अब ट्रेंड आया है कोचिंग का, काउंसलिंग का। 2014 में तो कुछ भी वो नहीं था ही नहीं। हाँ। लोग सोचते ही नहीं थे। 2013 में मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरा डायग्नोज हुआ था स्ट्रेस हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेलियर। ओके। आई वाज इन स्टेज 3, CKD स्टेज 3। ओके। एंड डॉक्टर ने मुझे 2 साल दिए थे स्टेज 5 के लिए। स्टेज 5 इज द लास्ट स्टेज जहाँ पे आपको अपना ट्रांसप्लांट करवाना होता है। ओके। अब जब 2 साल दिए थे तो मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुआ। ओके। एंड 2014 में जब मैंने पेपर डाल दिया एंड 2015 में जब क्लियर हो गया था कि मुझे अब ट्रांसप्लांट डायलिसिस की तैयारी करनी है, तो मुझे डॉक्टर ने कहा आपके पास कुछ महीने हैं, जी लो अपनी जिंदगी, जो करना है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। ओके। तो पहली चीज जो मैंने की, मैं गया एक कोच के पास। ओके, द फर्स्ट थिंग यू डिड, या ओके। एंड वो भी मैं इसलिए गया क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि कोच के पास चले जाओ तुम। एंड एक चीज जो मुझे याद है, जो बोला जाता है ना कि लाइफ में, MBA के दिनों में ये बोला था, टेंशन कब नहीं होती है जब आपके ऊपर प्लेसमेंट का हेडेक नहीं होता। अब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड मुझे पता था कि यार मेरे पास कुछ महीने हैं, अभी आराम से रिलैक्स करो, फिर तो हॉस्पिटल में ही जाके एडमिट होना है, तो मैं कोच के पास गया। मुझे याद है कि मैं रूम में सबसे यंगेस्ट पर्सन था एंड वो प्रोग्राम था बीइंग अ मैनेजर एंड अ कोच। ओके। एंड उसमें उन लोगों ने वैल्यू आपकी क्या होती है उस पर वर्क कीजिए, एंड लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं अपने पर्पस को डिस्कवर कीजिए। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैंने कहा यार अभी ट्रांसप्लांट होने वाला है, डायलिसिस शुरू होने वाला है, लाइफ में मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा चलो एक बार तुम्हारे पास एक ब्लैंक कैनवस है, जो भी करना चाहते हो एक बार बताओ, दिल से बताओ। हाँ, दिल से बताओ। तो मैंने बोला मैं दौड़ना चाहता हूँ। ओके। उन्होंने कहा और थोड़ा सा विस्तार में बताओ, एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। एंड कोई भी मेरी हालत देख के हंसता वहां पे कि यार ये बंदे का भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट होने वाला है और ये बंदा ऐसे बोल रहा है। कहते हैं और क्या? मैंने कहा मैं टीवी न्यूज़पेपर में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, और बताओ। मैंने कहा मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, जैसे
पता नहीं कल क्या होगा। उन्होंने कहा थोड़ा सा और बताओ, डिटेल में बताओ। हाँ। डिटेल में बताओ। तो मैंने कहा ये चीजें जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वही चीजें मांगते हो जो आप में मिसिंग होती है। उस टाइम मेरी हेल्थ ऐसी थी कि कोई देख के बता नहीं सकता था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये चीज चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे? मैंने कहा मेहनत। कहते हैं मेहनत तो हर कोई करता है, आप ऐसा क्या करोगे कि जिससे आपको जो भी चीजें चाहिए वो पॉसिबल हो जाए। ओके। तो मैं सोचने लगा। तो मैंने कहा मैं दूसरों की मदद करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करोगे? मैंने कहा कि देखिए, मेरा भी करंटली जॉब लॉस हुआ है, मैं अपनी जॉब से हटा हूं। मुझे बोला गया कि आप मेडिकल ग्राउंड्स पे अपने पेपर डाल के हट जाइए, एंड आई एम थैंकफुल कि आप मुझे मिले, आपने मुझे गाइड किया। बट कितने सारे लोग हैं जिनको ऐसा कोई एक इंसान नहीं मिलता जो उनको गाइड कर सके। तो मैं करूंगा ट्रांजिशन में कुछ, कि मैं लोगों को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा और थकोगे तो नहीं ये चीज करने में? मैंने कहा ये चीज तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि व्हेन आई रियलाइज कि मुझे मेरे ट्रांजिशन में, मेरी ये जर्नी पे जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि आप सबसे पहला सवाल किसी से भी मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं? क्या करते हो? अब सामने वाला क्या बोलेगा? भाई नौकरी से निकाला गया हूँ। बेटा तुमने क्या किया है? अब आप क्या बोलोगे? एंड उससे एक सवाल आया, हु एम आई? तो मैं लोगों से सबसे पहला सवाल अपने कोचिंग में भी यही पूछता हूँ कि आप कौन है? तो सामने वाला अपना टाइटल बताता है। मैं कहता हूँ मैंने आपसे आपका टाइटल नहीं पूछा। अपना जेंडर बताता है। मैं कहता हूँ मैंने आपसे आपका लिंक नहीं पूछा। वो मुझे कहता है जानना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। तब सामने वाला बहुत ही सोच विचार के बाद बोलता है मैं एक फादर हूँ, मैं एक मदर हूँ। अपने रिलेशनशिप से डिफाइन करता है। एंड अल्टीमेटली यही बात होती है कि मैंने अपने इमोशनल बैंक में मेरी इमोशनल करेंसी है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जब आप 80 साल या 90 साल के हो गए, अपने डेथ बेड पे आप ये नहीं याद करोगे कि मैंने कितना पैसा कमाया, आप ये याद करोगे मैंने किन किन लोगों के साथ क्या क्या समय निकाला। एंड वो जब हु एम आई मैंने डिस्कवर किया अपने लिए कि मैं कुछ भी हो सकता हूँ लाइफ में, मैं एक टाइटल को अपने आप को डिफाइन नहीं करने दूंगा, उससे मेरा कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, उस दिन से क्योंकि कोचिंग में इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो। और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के टाइम जब मैं बेड रिडन था, अपने आप से सवाल पूछने का बहुत मौका मिला। जब डायलिसिस में 4-5 घंटे तक मशीन चलती रहती है एंड आप क्या करोगे? बैठे हुए हो। एंड ट्रांसप्लांट के बाद भी, सर्जरी के बाद भी जब आप बिस्तर पे बैठे हुए हो, आप बस ऊपर देख रहे हो, लेफ्ट राइट मशीन देख रहे हो, आप किसी से क्या बात करोगे? एंड कोचिंग में जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि आप नॉन जजमेंटल हो रहे हो, कंसर्न, सिंपैथी, सपोर्ट दिखा रहे हो, वो चीज है। क्योंकि एक और चीज जो मेरे साथ हुई थी कि उस टाइम माय रिलेशनशिप वाज आल्सो कॉल्ड ऑफ। जैसे ही डिस्कवर हुआ कि आई हैव बीन आस्क्ड टू मूव आउट फ्रॉम माय जॉब, नौकरी से निकाल दिया गया है, तो रिलेशनशिप भी कॉल्ड ऑफ हो गया। अब मैं जब डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर पहला सवाल क्या पूछता है? अच्छा करते क्या हो अपने लाइफ पार्टनर के लिए? मैंने कहा यार इनको डॉक्टर किसने बनाया? इनको पूछने का भी नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि एक कंपैशन, लोगों के साथ कनेक्ट करना कितना जरूरी है। एंड वो चीज ने मुझे हेल्प किया मेरी पहली स्टार्टअप में। सो आई ओ माय लाइफ एंड जो भी आज मैं कर रहा हूँ, माय रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ कोचिंग। क्योंकि हम बोलते हैं ना, आप अगर चाहते हो कोई आपको इज्जत दे तो आप उससे ये पूछो कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है। और अगर आप खुद से ये सवाल कर सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे के लिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए, तो कोचिंग ने मुझे लाइफ में सपोर्ट किया है। और फिर वो जर्नी शुरू हो गई। फिर कुछ ऐसी चीजें आई कि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो 2017 का जब मेंटल हेल्थ एक्ट आया, तो उस टाइम बोला गया कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको या तो साइकोलॉजिस्ट होना होगा या तो ICF का कोच होना होगा। तो उसकी वजह से कोचिंग का फिर ठप्पा पड़ गया एंड फिर लर्निंग जर्नी शुरू हो गई। मतलब कि अगर मैं आपकी जर्नी सुन रहा हूँ तो आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट। हाँ। एंड कोचिंग हेल्प्ड यू टू गेट टुगेदर,
इन शेप और अपनी लाइफ को पूरा वापस बनाने में आपको हेल्प किया। और मतलब अगर मैं पूछूं, वैसे ये मतलब टॉपिक से अलग है बट स्टिल मैं थोड़ा इस बारे में जानना चाहूँगा, और लिसनर भी मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे कि वो समय कैसा था, वो मेंटल स्टेट अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं कि आपको पता है कि आपके पास में 2-3 महीने हैं, आपका ऑपरेशन होने वाला है, एंड लोग जैसे अगर डॉक्टर बोलेगा 2-3 महीने बाकी हैं, तो लोग बोलेंगे कि मैं फॉरेन टूर करके आता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एंड यू वेंट टू कोचिंग। तो वो मतलब वो ट्रिगर कैसे आया? मतलब उस समय तो कोचिंग का नाम भी नहीं पता था, वो कहाँ से आया? या फिर मैं बोलूँगा कि कोचिंग का तो ये था कि अपने आप से सही सवाल पूछना शुरू कर। अब मुझे याद है कि एक तो मैंने कोचिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, और दूसरा मैं घूमते-घूमते, जैसे कॉलेज में जब हम लोग एमबीए करते हैं तो बोला जाता है कॉलेज फेस्ट में जाओ, इवेंट्स में जाओ, तो मैं उस वॉलंटियर करो अपना मतलब लर्निंग करो, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था वो लर्निंग बंद हो गई थी। 9 से 5 नौकरी, घर में एंजॉय करो बॉम्बे में, और फिर मूवी देखो और वापस आ जाओ। बट जब जॉब कितने साल किया आपने? रफली 2 साल 11 महीने किया। अच्छा, 3 मेरी साल का। तीसरी एनिवर्सरी पे पेपर डाल दिए थे। मतलब कंपनी ने मुझे बोला पेपर डाल दो, तुम्हारी सेहत पे ख्याल रखो। तो अब मैं जो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम थैंकफुल कि मेरी कंपनी ने मुझे ऐसे इनकरेज किया। एंड उस टाइम मैं गया था गूगल में एक फायर साइड चैट पे, अपने गुड़गांव ऑफिस में। वहां पे मैं मिला था रोहित बंसल से, एक्स स्नैपडील, सॉरी स्नैपडील के जो हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया, एंड वो मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। ओके। सवाल उनसे पूछा गया कि रोहित, कल को अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ई कॉमर्स की बंद हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला, यार देखो, मैं आईआईटी दिल्ली का पास आउट हूँ, वॉटन का पास आउट हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। एंड उससे मेरा दिमाग चला, यार मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मैंने अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ओके। तो उससे मेरे लिए एक तरीके का एक लर्निंग है। और दूसरी किताब जो मैंने अपने डायलिसिस के टाइम पढ़ना शुरू की, जिसने मुझे हेल्प किया, वो था द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉन्च। लास्ट लेक्चर, ओके। इसका यूट्यूब पे भी एक अच्छा वीडियो है। इसमें क्या है कि ये जो पर्सन है, इनको पता चला इनको कैंसर हुआ है, एंड इनके पास कुछ ही महीने, एंड इन्होंने अपनी वो जिंदगी के कुछ महीने कैसे एंजॉय किए, अपनी लाइफ के पीक स्टेट में थे। वो बुक तो मैं बोलता हूँ जरूर पढ़नी चाहिए, कि जब आपको पता है कि आपके सामने क्या होने वाला है, और आप कैसे उसे उठ के मुस्कुरा के खुली बाहों से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट हुए जिसने मुझे बहुत मैच्योर बना दिया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, और जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया। वाह। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो इवेंट में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप रोहित बंसल से मिले, लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, और किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जय शेट्टी का, जिसने उनसे पूछा गया जय शेट्टी से कि आप कौन सी बुक किसी को रिकमेंड करोगे। तो उन्होंने बताया कि जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस फेज में गुजर रहे हो, उसके बारे में जो आपको बेस्ट बुक मिले गूगल में, यू स्टार्ट विद दैट। तो जो बुक द लास्ट लेक्चर, तो वो भी आप भी उसी फेज में गुजर रहे थे और उसकी बुक उठाई एंड इट टेकन यू। एंड तो उसके बाद फिर कैसे आपने जॉब, उसके बाद में 2 साल 3 साल का गैप, एंड देन यू स्टार्टेड एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो एंटरप्रेन्योर जर्नी तो एक इटसेल्फ एक चैलेंजेस भरी रहती है, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ और इनिशिएट कैसे हुआ? 2014 में जैसे ही मैंने पेपर डाला, मैंने अपनी कंपनी अपने एक्स पार्टनर के साथ स्टार्ट की, which was into recruitment consultancy. ओके। एंड मुझे हमेशा से ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट का शौक था। एंड कॉलेज दिनों में भी मैं अपने कॉलेज में एक रेनेसांस क्लब था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका मैं कमिटी मेंबर था, एंड काफी लोग मुझे आके बोलते थे। It was like Toastmaster? No, personality. मतलब बेसिकली गाइडेंस, मेंटरशिप, क्योंकि स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं उनको पता नहीं होता है,
अब जैसे कोचिंग में भी हम देखते हैं वी नीड मेंटर कोचेस आल्सो, तो मैं वहां पे बहुत गाइड करता था एंड आपकी वजह से हमें प्लेसमेंट में हेल्प मिला। तो उस एम से मैंने वो बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया कि जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करूंगा उनके रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट पे। बट अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस मॉडल सही नहीं था बिकॉज पेमेंट साइकिल बहुत ही लेट थी वहां पे। वहां पे इतना लेट क्रेडिट होता था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। रनवे नहीं था मतलब। हाँ। ओके। वो फिर कितने साल चलाया स्टार्टअप? वो मेरा रफली 2014 से 2016 मिड तक चला। ओके। उसके बाद थोड़े से हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा बिजनेस मॉडल ऐसे था कि डिलेड पेमेंट थे, क्रेडिट में चल रहा था। तो मेरे पार्टनर के साथ मेरे टर्म्स पे हमने पीसफुल टर्म्स पे अपना एग्जिट ले लिया। क्योंकि वहां पे ये समझ में आ रहा था ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और जो चीज मैं लोगों को भी कोचिंग में भी ये बोलता हूँ, आप जो भी चॉइस ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछिए अगर यही चीज आपको अगले 100 सालों तक करनी है, सुबह शाम, क्या आप करेंगे? जवाब लोगों को मिल जाता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे लाइफस्टाइल हो। तो वो जब मिल गया तो वो बंद किया एंड फिर 2016 मिड से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू कर दी। इंडिपेंडेंट वो किसका स्टार्टअप था? वो मेरा दूसरा जो करंट अभी है, ओके। वो है मेरा एस विजन कंसल्टेंट्स, विच इज लाइक अ बुटीक सर्विस लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करते हैं। ट्रेनिंग हो गया, असेसमेंट सेंटर हो गया, कोचिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ओडी इंटरवेंशन हो गए। सो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं। एस विजन, ओके। और ये इस तरह का नाम क्यों रखा? नाम के पीछे क्या कहानी है? सो एस फॉर सिसोदिया, विजन दूर की दृष्टि। अच्छा, एस विजन। हाँ, कंसल्टेंट्स। एंड एज अ कंसल्टेंट हमारी पूरी टीम है प्रोफेशनल लोगों की, तो उनके साथ हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। ओके। हम लोग फाउंडेशन के भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी करते हैं, तो वी वर्क विद पीपल अक्रॉस डिफरेंट स्पेक्ट्रम। ओके। तो इसमें जो आपका पहला जो इनिशियल था, जॉब में थे आप 3 साल, उसके बाद में बीच में सबैटिकल था, गैप था, और उसके बाद में एक स्टार्टअप था। तो इन सब जो जर्नी थी उसमें क्या क्या लर्निंग हुई आपकी, टॉप 3 लर्निंग्स, और जो आपको फिर अब एश विजन में काम आ रही हैं? ओके। सो एक तो बुक जो मैंने बोली लास्ट लेक्चर, और दूसरी बुक जिसने मुझे पर्सनली ट्रांसफॉर्म किया वो है ग्रैंड कार्डोन की द 10x रूल। ग्रैंड कार्डोन की 10x। हाँ, ओके। उस बुक में क्या है, आपके सपने तो 10 गुना होने ही चाहिए और आपके एक्शन भी 10 गुना होने चाहिए। ओके। क्योंकि जब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज थी, मुझे कितने साल लग जाएंगे वो सेम सैलरी पे आने के लिए। वो कैलकुलेशन चलती रहती है। वो चलती रहती है कि कल को आप कुछ भी करेंगे तो वो कितनी जल्दी हो जाएगी। अब जैसे जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं बिना सोचे, बट जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो आपको 10 बार सोचनी होती है कि इसका रिटर्न कहाँ से आएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं इक्विपमेंट में या एक्सपीरियंस में, ये कहाँ से कितनी जल्दी है। तो वो 10x रूल में मैंने ये चीज देखी कि अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। क्योंकि जब आप बड़ा सोचोगे, मेहनत तो उतनी लग रही है सोचने में और एक्शन भी उतने ही होंगे। एंड दिस बुक इज समथिंग, जब भी मुझे अपना कोई भी बड़ी चीज करनी होती है, चाहे बिजनेस टर्नओवर हो गया, चाहे क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो गया, ये बुक पढ़ के मेरे थॉट प्रोसेस बहुत ही इवॉल्व हो गए। ओके। सो एक तो मैं ये चीज बोलूंगा, नंबर 1 लर्निंग। एंड लर्निंग के साथ साथ आप अपनी लर्निंग स्टाइल देखिए कि आपको सुनना पसंद है तो पॉडकास्ट हो गया, या तो अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो एक कोच, मेंटर, काउंसलर के साथ काम कीजिए। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है तो आप एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हर एक चीज आपकी लर्निंग स्टाइल से होना चाहिए। You should try everything and then choose. हाँ। Okay. और थर्ड चीज क्या थी कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है एट द स्पीड ऑफ लाइट, हायर समवन, क्योंकि वो आपको लर्निंग देगा। अभी मुझे पता है, जैसे मुझे
साइकोलॉजी में जानना था कि मैं कैसे अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकता हूँ, कोचिंग प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने एरिया में टॉप कोचेस, टॉप साइकोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई किया। मैंने उनसे पूछा आपका 1 घंटे की वैल्यू क्या है? उन्होंने कहा ये। मैंने कहा आपका 4 घंटे की ये। मैंने कहा मैं आपको 8 घंटे के लिए हायर कर रहा हूँ। माई प्लेस, माई टाइम, माई टर्म्स एंड कंडीशन। दिस इज सुपर पावरफुल। यस। और वो 8 घंटे में मैं सवाल उनसे पूछता हूँ जिसमें मुझे चाहिए। एंड क्योंकि मैंने उनको वो 8 घंटे के लिए हायर किया, तो मेरा लर्निंग कर्व बहुत ही फास्ट है कि मुझे पता चल जाता है ना, जो चीजें मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो दूसरे का नजरिया मुझे दिखा देता है। सो इन्वेस्टमेंट कीजिए बिना सोचे कि ये आएगा या नहीं आएगा। और द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो है एक्सपीरियंस में, दूसरों के एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। ओके ओके। क्योंकि वो लोगों ने जो 10 साल में सीखा है वो मुझे 10 घंटे में सिखा रहे हैं। एंड स्पेशली जब आप 1-on-1 कर रहे हैं। तो ये 8 घंटे आपने मतलब एक साथ लेते थे या? एक साथ, एक दिन। मैंने अपना रिजॉर्ट बुक किया। मैंने उनको कहा आपको घर वालों के साथ नहीं आना है, हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट में। अच्छा। आधे घंटे का वॉशरूम ब्रेक होगा, 4 घंटे हम लोग करेंगे। अच्छा। ब्रेक ले लीजिएगा, फिर 4 घंटे पूरा। अभी आप वॉरेन बफे या इन सबको देखिए, इनके साथ जब लंचेस का ऑप्शन होता है, 1 घंटे का लंच का लोग पागलों की तरह पैसे देते हैं। मिलियंस या दे पे। यस। एंड वो फिर सोचते हैं अरे मैं इनसे क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। तो यही चीज है, आपको कोई चीज सीखनी है, ऐसे इंसान को हायर कीजिए। क्योंकि ऑब्लिगेशन आ जाता है ना, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, वो आपको बताएंगे। एंड इट्स लाइक, अब मैं जैसे अपने प्रोफेशनल उसमें भी बोलता हूँ, योर प्राइस माई टर्म्स एंड कंडीशन, माई प्राइस योर टर्म्स एंड कंडीशन। तो उससे सीखने को भी मिलता है। बहुत सुपर पावरफुल। तो अपन चले कभी 8 घंटे के लिए रिसोर्ट में। पक्का पक्का, मैं आपको इनवॉइस भेज दूंगा। तो ये इस चीज का जो आपने अभी बताया, इसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब आई वांट टू नो दैट बिकॉज इट इज सुपर पावरफुल। मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना है, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। सो हाउ दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड? सो ये आइडिया मेरे पास कैसे आया था कि मैं लोगों को अप्रोच करता था, ठीक है। तो लोगों ने कहा ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। फिर मैंने कहा यार ये EMI में मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं चाहिए, ड्रिप नहीं चाहिए, मुझे एड्रेनल रश चाहिए, एक बार में लगाओ बूस्टर शॉट, वो सब। ओके। फिर मैंने उनसे पूछा आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आ रही है, आप साफ बताएंगे, हम ख्याल रखेंगे। तो उन्होंने कहा आदित्य मेरा 1 घंटा इतना है। मैंने कहा 1 घंटा इतना है, 4 घंटा बोला इतना, 8 घंटा। उन्होंने कहा पक्का तुम्हें यकीन है? मैंने कहा अरे मैं वो 8 घंटे ना आपके 8 दिन में वसूल लूंगा मैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ 3 टाइप के रिटर्न होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे का। एक होता है रिलेशनशिप का, कि आप किसी से मिल रहे हैं तो वो आपको और लोगों से जोड़ रहे हैं। और तीसरा होता है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट, दिस इज सुपर पावरफुल। यस। कि वो एंगेजमेंट में मैंने इतना सीखा कि वो मेरे लिए एक एक्टिव लर्निंग हो गई थी। रियल टाइम में किसी ऑन द स्पॉट लर्निंग। या ओके। मतलब लोग तो चैट जीपीटी अभी यूज कर रहे हैं, मैंने तो अपना चैट जीपीटी ऐसे करके बनाया कि मुझे सामने वाला बताया जा रहा है ये करो ये करो ये करो। मैंने अपना गूगल बना लिया, अपना चैट जीपीटी बना लिया। ओके। और जिनका डेटाबेस 30 साल का है, 25 साल का है। हाँ। क्योंकि वो लोग खुश थे कि उनके लिए ऑल पेड स्पॉन्सर ट्रिप हो रही है। ओके। तो मैंने कहा चलिए हम चलते हैं आराम से रिजॉर्ट में। आप अपने फैमिली वाले टेंशन सबसे दूर, एक दिन के लिए चलते हैं। एंड इट इज सो पावरफुल यस, कि आपको सामने वाले के एक्सपीरियंसेस पता चल रहा है। सामने वाला आपकी बैलेंस शीट देख रहा है, सामने वाला आपका प्रोजेक्शन देख रहा है, आपका पास्ट ट्रेंड देख रहा है, सामने वाला आपको वो चीजें बता पा रहा है जो नॉर्मल नहीं। मतलब कुंडली खोल के बैठ जाते हैं आपकी जिंदगी की, आपके बिजनेस की, और आपको बताते हैं अच्छा ये हो रहा है, इससे आगे क्या होगा। ओके। आगे के पाथ क्या है। हाँ। ओके। क्योंकि मैं समझ गया था मुझे सत्संग में जाके नहीं सीखना। मुझे एक ऐसा गुरु, कोच, मेंटर चाहिए जो लोगों मुझसे ऐसे सवाल पूछें, ऐसी चीजें मुझे दिखाएं जो मैं खुद नहीं देख पा रहा। तो वो चीज मैं आज भी फॉलो करता हूँ।
आज भी फॉलो करते हैं। हाँ। ओके, तो अगर इसी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मैं भी लोगों को कोच करता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये एक रहता है कि हम कोच को कैसे ढूंढें। हर आदमी या फिर हर जो लाइफ में या करियर में है, उसको कुछ ना कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ही और शी सर्चिंग फॉर कोचेस, बट कैसे कोचेस डिसाइड करें वो लोग, ठीक है, दैट इज नंबर 1। तो ये आपने एक बताया कि 8 घंटे के लिए टॉप कोचेस, बट स्टिल लोगों को बहुत मुश्किल होता है कोच ढूंढने में, ठीक है, और एज अ कोच हमें क्लाइंट ढूंढने में इतनी मुश्किल होती है। तो ये दोनों का शेक हैंड कैसे मतलब कर पाते हैं? अब यहाँ पे मैं अपनी ICF की कोर कॉम्पिटेंसी 3.5 बोलूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जो हमारे कोच भाई बहन बोल रहे हैं। उसमें बोला जाता है कि कोच पार्टनर्स विद द क्लाइंट फॉर कोच क्लाइंट कंपैटिबिलिटी। यस। तो मेरा जो पहला सेशन होता है वहां पे मैं लोगों से कहता हूँ आप मुझसे मेरे बारे में पूछिए, मैं आपसे आपके बारे में पूछता हूँ। अगर कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं हो रही है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों को पहले समझाना होता है कि कोचिंग में आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चॉइसेस के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और इसे जानने के लिए मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि आप किसी थेरेपिस्ट, दवाइयाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन इस पे तो नहीं है? क्या आपने पहले किसी कोच के साथ काम किया है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कोचिंग के बारे में? क्या एक्सपेक्टेशन? हाँ, ओके। और मैं उनको कोचिंग करूंगा, मेंटरिंग नहीं करूंगा। और ये नहीं कि आदित्य मुझे लॉटरी जीतनी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, आप कोचिंग करोगे, मुझे लॉटरी। तो मैं कहता हूँ ये यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति हम नहीं खेल रहे हैं। उसके लिए केबीसी में जाओ। उसके लिए केबीसी में जाओ। आप मेरे पास आए हो, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, वो नजरिया आपको दिखाऊंगा जो शायद आप खुद नहीं देख पा रहे। तो वो कोच कंपैटिबिलिटी कॉलिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा एक इसको आराम से बताइए, क्योंकि लिसनर के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको कोचिंग का पता नहीं है, कोचिंग मेंटरिंग के बारे में डिफरेंस नहीं पता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बताइए कि व्हाट इज कोचिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटरिंग। ठीक है, तो पहली चीज है कि मेंटरिंग में आपको कोई ज्ञान देगा, ओके, और फंक्शनल ज्ञान देगा, वर्टिकल टेक्निकल ज्ञान देगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब राकेश जी, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर मुझे उस इंडस्ट्री का जानना है तो मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे पूरी टेक्निकलिटीज पे बताएंगे, तो वो मेंटरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे 80% टाइम मेंटरिंग में आप बोलेंगे, 20% टाइम मैं बोलूंगा। ओके, सवाल करेंगे फिर जवाब आएगा। ओके, है ना? आप मतलब मुझे बोलेंगे, मैं सुनूंगा। कोचिंग में इसका उल्टा होता है। उल्टा, ओके। कोचिंग में मैं ये उम्मीद के साथ आ रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क करके आए हैं, आपको बस कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे वो सवाल पूछे जो आपने शायद सोचे भी नहीं उस चीज के बारे में। उस चीज अभी जैसे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं, उनको कोई ये तो नहीं बताएगा बिजनेस कैसे करना है। उनको तो बस कोई एक इंसान चाहिए जो उनके लिए, जो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, साउंडिंग बोर्ड एंड स्क्रैचिंग पोस्ट हो जाए। स्क्रैचिंग पोस्ट, ओके। कि वो सोच पाए, अच्छा मुझसे सवाल पूछो, अच्छा क्या मैंने ये सोचा, अरे ये चीज का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो कोचिंग में सबसे पहला ये होता है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी चॉइसेस की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ओके, तो कोचिंग मेनली है कि जैसे मतलब बचपन में क्या होता था, अपन कभी अगर परेशान हैं, ठीक है, डेटिंग इशू या कुछ भी इश्यूज हैं, तो अपन अपने सबसे जो क्लोज फ्रेंड था उसको कॉल किया करते थे, ठीक है, तो वो आपकी सुन लेता था, कभी कुछ बता भी देता था। तो अगर उसी को ही अगर एक्सपैंड करें तो इट बिकम्स अ कोचिंग। वो आपकी सुन भी लेगा और कोच अपने हिसाब से उसको गाइड भी कर सकता है एज अ टेक्निकल एक्सपर्टीज। हाँ, बट मैं बोलूंगा कि ये जो आपने सवाल बोला ना, लोग आके यही बोलते कि मैं आपको पैसा क्यों दूं, मैं तो अपने दोस्त को भी दे सकता हूँ। तो इसमें मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपका दोस्त जो भी आपको बोलेगा वो अटैचमेंट के साथ बोलेगा, बायस्ड बोलेगा। यस। एक कोच जो होगा वो नॉन अटैचमेंट के साथ बोलेगा। जैसे बाबा लोग बोलते हैं ना, चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज आवर्स। ऐसी कोचिंग में कोच बोलता है जो करना इच्छा तुम्हारी है, सवाल हमारे पूछने का काम है, सही गलत हो वो तुम्हारे ऊपर है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मैं कब पहली बार कोचिंग उसमें हुआ इंट्रोड्यूस कि कोचिंग जैसी कोई चीज होती है, जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था, मुझे 6 से 7 रिजेक्शन हो चुके थे। ओके। क्योंकि प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज होती है उस टाइम, काफी प्रेशर रहता है उसमें। प्रेशर रहता है क्योंकि आप एमबीए तो कर ही रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, और प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, घर में क्या बोलेंगे, क्या होगा। फिर 2 साल किया क्या? 2 साल तुमने किया क्या? पैसा निकालो एमबीए का। उस टाइम मेरी एक जूनियर है और मैं बोलता था मुझे हाईएस्ट पैकेज चाहिए कैंपस में। तो मेरी जूनियर ने आके मुझसे कहा, सर जी आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा हाँ पूछो। हमारे बैच में 120 बच्चे हैं, आपने ऐसे क्या किया है जो 119 लोग जो हैं वो बोलेंगे कि हाँ एग्री। और कोचिंग में यही होता है, आपका कोच आपसे कुछ सवाल पूछता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आपसे किसने सवाल पूछा है जिसे आप सोचने पे मजबूर होते हैं? यस यस, ये मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, इवन चाहे जूनियर हो, साथ वाले हो, पीयर हो, कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो आपको हिला के रख देता है। तो अगर इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊं, और जैसे कि आपने प्लेसमेंट और कॉलेज और इसकी बात की है, तो जब आप 12th कर रहे थे या फिर बीएससी कर रहे थे, तो तब आपको पता था कि आप कोचिंग करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे? और इसी सवाल को अगर मैं घुमाऊं, एक नया बच्चा जो अभी 12th कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, सो हाउ ही और शी कैन चूज अ करियर? कैसे उसको करियर चूज करने में अपन थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा राकेश जी। मैं इसको बोलता हूँ, आप अपनी जिंदगी के साथ शतरंज, चेस खेल रहे हैं या सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। ओह, ये तो नया है। हाँ। सांप सीढ़ी में क्या होता है, गोटी डालो, जो आएगा देखा जाएगा। ओके। चेस में क्या होता है, एक एक मोहरे को आपको सोच समझ के चलना है, एक एक प्यादे को आपको सोच समझ के चलना है। सुपर पावरफुल। यस सर। और इसी चीज को हम एमबीए में आके स्ट्रैटेजी बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं ये, और नाम से ही डर लग जाता है। लगता है यार ये क्या हवाबाजी हो रही है ये सब। तो मैं ये है शतरंज, ये है शतरंज का ही खेल। सोडोकू में भी तो यही होता है कि आपको देखना होता है अगर मैंने ये नंबर डाला तो आगे पीछे क्या होता है। यस सर। और इसी के लिए मैं लोगों को कहता हूं कि आप एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट लीजिए। अब जैसे हमारे कोचिंग लेवल पे हम बोलते हैं ना, हम असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं, डिस्क, फायरोबी या होगन या इतने सारे, गैलप, स्ट्रेंथ फाइंडर। बच्चों के लिए तो मैं बोलता हूं कि आप साइकोमेट्रिक टूल में इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको बता देगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है और आपका एप्टीट्यूड कहाँ पे है। एप्टीट्यूड का मतलब है आपका नेचुरल इंक्लिनेशन, और इंटरेस्ट का मतलब आपको क्या पसंद है। अब देखिए, सचिन इसलिए बने क्योंकि उनको क्रिकेट में एप्टीट्यूड भी था और इंटरेस्ट भी था। वरना आप कुछ लोगों को देखेंगे जो कहेंगे यार मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए, मजा नहीं आता, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड ही नहीं है। तो आप ये साइकोमेट्रिक लीजिए, क्योंकि मैं करियर काउंसलर भी हूँ। ओके। और इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे सबसे पहले क्या मांगता है, आपकी रिपोर्ट। ऐसे जब लोग मेरे पास आते, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके, तो मैं पहली चीज कहता हूँ जरा अपनी साइकोमेट्रिक रिपोर्ट दे, ब्लड रिपोर्ट दो। हाँ, कि दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ। क्योंकि आज भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो आज की तारीख में मेरे पार्टनर हैं, कहते हैं आपने हमें पहचाना। वो खेलते पहचान कौन। मैं कहता हूँ मैंने नहीं पहचाना आपको। कहते हम 6 साल पहले अमावस्या की रात थी। मैंने कहा क्या हुआ था, हमने कॉल किया, आपने ये बोला हमारी रिपोर्ट देख के, बट हमारे माँ बाप ने बोला तुम ये नहीं करोगे। अब 6 साल बाद हमें समझ में आ रहा है हमें वही करना था। तो ये साइकोमेट्रिक आपके करियर की कुंडली है कि जिसको देख के आपको पता चल, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट। एंड ऐसे ही जब हम कॉर्पोरेट में भी वर्क करते हैं, लीडरशिप आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ इनका 360 डिग्री इवैल्यूएशन दिखाइए कि इनके आजू बाजू वाले लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे, असेसमेंट के बेसिस पे एक डिस्कशन पॉइंट मिल जाता है। वरना तो फिर वो हवाबाजी चलती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी में लोग ऐसे हैं। तो असेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट लेके ना फायदा बहुत होता है। ओके, तो इसी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। और जैसे आजकल के सभी जगह मतलब एंटरप्रेन्योर बनने पे बहुत ज़्यादा जोर है,
जॉब लोग करना मतलब थोड़ा सा कम हो गया है, बट लोग चाह रहे हैं कि मैं भी बिजनेस करूं, वो क्या बोलते हैं यूनिकॉर्न वगैरह और ये सब फेमस कर रहे हैं मीडिया में भी सब तो अगर कोई मतलब स्टूडेंट है एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या टॉप 3 टिप्स होंगे, क्योंकि आप भी पिछले 10 साल से कर रहे हो, सो आपको तो निटी ग्रिटी सब पता है, तो क्या आपके टॉप 3 टिप्स होंगे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए? अब जब मेरे पास लोग आके बोलते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बस एक काम करते हैं, जरा अपने YouTube की प्लेलिस्ट दिखाओ और अपना WhatsApp स्टेटस दिखाओ। वाह वाह, ये पावरफुल है और लोग कहते हैं ये क्या देखना। मैंने कहा आपके YouTube हिस्ट्री और WhatsApp स्टेटस से मुझे पता चल गया आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बेवफा सनम के स्टेटस डाल रहे हो और कह रहे हो मुझे 100 करोड़ की कंपनी चढ़ानी है। बेटा किसका काट रहे हो तुम, जरा मुझे बताओ कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? मैं बोलता हूं आपकी हरकतें आपका फ्यूचर बता देती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आप कितने सीरियस हैं? क्या आप अपनी इज्जत को घोट के काम कर सकते हैं? इज्जत को घोट के, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी मैं जब लोगों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांजिशन मेरा फोटे है, तो जितने भी कंपनियों का ले ऑफ हुआ है वो मुझे हायर करती हैं। और एक तो कंपनियां आदत कैसे बिगाड़ती है कि मुंह फाड़ के लोगों को पैसा दे देती है, और जब उनको निकालती है तो लोगों का आइडेंटिटी, उनका पैकेज या उनका टाइटल बन जाता है। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला आप कौन हैं, आप आपका पैकेज, आपका टाइटल, आपकी कंपनी नहीं है ना। अब वो लोग बोलते हैं इससे तो कम पे मैं काम ही नहीं करूंगा। क्या आप कुछ महीने तक बिना 1 रुपए आए हुए आपके अकाउंट में क्या आप काम कर सकते हैं? और क्या काम कर सकते हैं? और क्या काम कर सकते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में पियून और सीईओ दोनों बन सकते हैं? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सुबह 7 से 9 और शाम को 7 से 9 मेरा बिजी टाइम होता है, और उसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये अपन पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन किया था। हाँ। कैमरा बंद था। हाँ। ये क्या है 7 से 9 और 7 से 9? मैं लोगों से बोलता हूँ आप कितना टाइम अपने आप को बोलते हैं, कितना टाइम अपने आप को देते हैं। 7 से 9 सुबह के मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करता हूँ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल हेल्थ पे। और शाम को 7 से 9 मैं एक बार फिर से इसको देखता हूं। अब देखिए, डिसिप्लिन ऐसी चीज है ना, क्या आप खुद के लिए डिसिप्लिन हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आपका सब्सक्रिप्शन क्या है, और आप बोलते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो, स्पॉटिफाई, मैं कहूंगा ठीक है, इस पे आप देखते क्या है? यस। तो आप सुबह शाम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अब 7 से 9 सुबह और शाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये सारी चीजें देखता हूँ, बट उस पे मैं क्या देखता हूँ वो पूरा डिफरेंस ले आता है। तो आपका पूरे दिन में मी टाइम क्या है? आप अपने ये शरीर का कैसे ख्याल रख रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा था, इसके लिए ट्रांसप्लांट हुआ। और आप अपने आप को कैसे मेंटली चैलेंज करते हैं? क्योंकि आजकल हर एक चीज ना आपको मिल जाती है। Amazon प्राइम पे एक्सप्रेस, ब्लिंकिट पे एक्सप्रेस, हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सुबह ऑर्डर करो शाम तक आ जाएगी, नहीं तो अगले दिन तो आ ही जाएगी। बट आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? एंड यही एंथनी रॉबिन्स ने भी बोला था कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम 1 साल में क्या कर सकते हैं, बट ओवर एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल में क्या कर सकते हैं। अरे आप अपने आज क्या किया? क्या रात को सोने के पहले आप बोल सकते हो हाँ आज मैंने कुछ किया है, मैं खुश हूं? आधा घंटा करके पूरा 24 घंटे निकालिए। ओके, 48 हो जाएंगे आराम से। तो अपन सवाल पूछ रहे थे कि 3 टिप्स, अगर कोई नया कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, तो पहले तो आपने पूछा था कि आप क्या देखते हो, व्हाट्सएप स्टेटस क्या है, बेवफा सनम है या क्या? बाकी के दो टिप्स अगर बताएंगे। दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि अपना एक बार ना पर्सनल डेवलपमेंट बजट बनाइए। ओके, ईयरली बजट। ओके, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जैसा भी हो। ओके, इट इज नॉट अबाउट मनी।
टाइम, मनी, एनर्जी। टाइम, मनी, एनर्जी। ओके, टाइम, मनी, एनर्जी। ओके। आप टाइम किसको दे रहे हैं, आप अपना पैसा किसको दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलिए नहीं, दिखाइए। सुपर। यस। मतलब फेकू चंद मत बनिए, काम करके दिखाइए। एक्शन, एक्शन, एक्शन मैन बनिए। सुपरमैन नहीं बनिए, एक्शन मैन। क्योंकि सैक्रिफाइस आपको बहुत करना पड़ता है। क्या आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? मतलब जैसे मेरी सुबह बात हो रही थी, मुझे तो आज अगर आप तारीख पूछेंगे ना, मैं अपना कैलेंडर चेक करूंगा। क्योंकि रोज ही मेरे लिए 1 तारीख है, रोज ही मेरे लिए 31 तारीख है। ये कैसे सर? क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता नहीं ना आपका पेडे कब है। ओके, उसी दिन ही आपकी 1 तारीख है। उस पेडे हो गया तो उस दिन आपकी 1 तारीख है, पेडे नहीं हुआ तो उस दिन आपकी 31 तारीख है। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। ओके। आपको देखना है मैं किसके साथ अपनी इमोशनल करेंसी एक्सचेंज कर रहा हूँ। सो ये 3 टिप्स मैं देना चाहूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बट दीज आर वेरी पावरफुल। और जो अपना सब्सक्रिप्शन है या फिर प्लेलिस्ट है, वो तो बहुत ही पावरफुल है। तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ से अपना कंटेंट ले रहे हैं? आपकी प्लेलिस्ट में क्या है? आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? आप कौन सा पॉडकास्ट सुन रहे हैं? अगर आप वो शेयर करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। हाँ, पक्का। अभी जो मैं किताब पढ़ता हूँ, जो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, वो मेरे उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट पे, ओके। हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं भी अपनी एमसीसी जर्नी पे हूँ। यस। तो अभी मेरा जो भी कंटेंट है वो कोचिंग से ही रिलेटेड है। कोचिंग से रिलेटेड है, तभी वो 3.5 निकल के आया था। एग्जैक्टली। कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज में घुस जाइए। वर्टिकल इंटीग्रेशन कीजिए, लैटरल मत कीजिए। एक साथ दो पाँव मत रखिए। एंड सबसे जरूरी चीज क्या है? एबिलिटी टू से नो। एबिलिटी टू से, यस। सो कंटेंट मेरा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि अभी किस चीज पे मुझे वर्क करना है। अगर मुझे अपने बिजनेस प्लानिंग पे, अपने बिजनेस मॉडल पे वर्क करना है, तो मैं बिजनेस रिलेटेड यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स को फॉलो करूंगा। अगर मेरा है ट्रेनिंग का, तो मैं ट्रेनिंग रिलेटेड करूंगा। अगर कोई करियर रिलेटेड इंक्वायरी है, वर्कशॉप है, तो उससे करूंगा। तो क्योंकि मेरा एक चीज मानना है, आप एक 2000 की एक बुक खरीद रहे हैं, बट अगर आपने उसमें से 2 पेजेस भी अच्छे से पढ़े और इम्प्लीमेंट कर लिए, तो इट इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। और हम लोगों का अटेंशन स्पैन ऐसा है कि हम लोगों को बहुत ही फोकस क्लियर रखना होगा। अभी जैसे मेरा 2024 का रेजोल्यूशन ये है कि मुझे अपनी इंटेंशन और फोकस को क्लियर रखना है। इंटेंशन एंड फोकस, हाँ, ओके। कि मैं चाहता क्या हूं जिंदगी से, मेरा फोकस क्या है। क्या मैं ये खाना खा रहा हूं, इससे क्या मेरी वो हेल्थ बनेगी? क्या ये मैं बात कर रहा हूं, इससे क्या मैं उस लेवल पे रीच करूंगा? क्या मैं ये सुन रहा हूं, ये मैं मजे के लिए सुन रहा हूं या लर्निंग के लिए सुन रहा हूं? तो सारा मेरा जो कंटेंट मैं जो कंज्यूम कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है एंटरटेनमेंट के लिए मैं ले रहा हूं या इंफोटेनमेंट के लिए। क्योंकि हम किसी से भी बात करते हैं, उसमें हम वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं या एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहे हैं? सो क्योंकि बहुत लोगों के मैं पॉडकास्ट, बुक्स एट ए गिवन टाइम में सुनता हूँ। लाइक मेरी रनिंग प्लेलिस्ट अलग है, मेरी मेडिटेशन प्लेलिस्ट अलग है, मेरी वेकअप प्लेलिस्ट अलग है। तो किस मूड में हूँ, उस हिसाब से मैं अपने आप को रिकैलिब्रेट करता हूँ, रीसेट करता हूँ। तो लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है आपने? अभी जो मैं रीसेंट बुक पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि 2-3 बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ अभी। एक जो मेरी रीसेंट बुक है, वो है अनफिल्टर्ड करके, कोचिंग कॉन्वर्सेशन के ऊपर, एग्जीक्यूटिव कोचिंग की, कि एक कोच और एक सीईओ के बीच की कॉन्वर्सेशन। अनफिल्टर्ड, ओके। अनफिल्टर्ड। सो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैं चिकन सूप जो सीरीज है अपनी, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। एंड प्लस बहुत सारे किंडल्स में मेरी बुक्स हैं जिनको मैं रेगुलरली विजिट करता हूँ। अच्छा, वापस भी पढ़ते हैं?
रिविजिट मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं Okay. पंचतंत्र भी पढ़ता हूँ, मैं बिजनेस टुडे भी पढ़ता हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को कैसे इंगेज करके रख रहा हूँ। Okay. अभी जैसे एक और चीज है, मैंने Okay. YouTube प्रीमियम लिया हुआ है, वो जो 130 रुपए महीने के जा रहे हैं मेरे, उससे मेरा अटेंशन स्पैन बढ़ गया है। यस, मेरे पास ऐड आते ही रहते हैं हर वीडियो से पहले मेरे को है ना। हाँ, वो डाइवर्ट कर देते हैं, आप एआई फनल ले लो, एआई इसीलिए मैं बहुत ही क्लियर हूं कि जो कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसमें मेरा फोकस है। स्टॉप वॉच लगा के मैं अपना पूरा टाइमर देखता हूं कि मेरा फोकस कितनी देर का है। ओके। अभी जैसे मूवीज भी मैं देखता हूं, मैं सही बोलूंगा। अब कल रात को मैंने जैसे डिज्नी हॉटस्टार पे देखी अपनी 11th पास। मतलब बुक मैंने पढ़ी थी तो बहुत सुना था बुक का कि बुक अच्छी है, बट जब मूवी देखी तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप जो भी देख रहे हैं वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कर रहे हैं। ओके। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या इंफोटेनमेंट के लिए, उससे आपकी मानसिकता पे क्या हाल हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी पे क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। हाँ। ओके। तो आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट द कंटेंट आई कंज्यूम, अबाउट द पीपल। जैसे हम लोग कोचिंग में मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, एनर्जी एक्सचेंज। यस यस, हम सबकी एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होती है, खुद से मिलके हम लोग आजकल ट्रेंडिंग में है एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज। तो आप जो भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उसे करने के बाद क्या आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं या ड्रेन्ड? तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, भी कौन सा कंटेंट यूज करना है, देखना है, इंफोटेनमेंट करना है, ये सब लोगों को पता है। बट वो जैसे ही है ना इंस्टाग्राम खुलता है ना, फिर वो रील्स पे रील्स। तो अगर कोई मूल मंत्र है या फिर कोई टूल यूज करते हैं, या फिर जैसे अगर कोई है जिसको 2 घंटा इंस्टाग्राम करने की आदत है और उसको कन्वर्ट करना हो कि मैं 2 घंटा सिर्फ इंफोटेनमेंट करूंगा, कुछ गेट करूंगा, तो ये पाथ कैसे रहेगा? उसको कैसे हम लोग कोच कर सकते हैं, या फिर कैसे कोई एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं कि आप इस तरह धीरे धीरे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, और आपने इसका जवाब भी दे दिया कि सबसे पहले अपने लिए कोच पकड़ लो। कोच पकड़ लो, यस। अब भाग मिल्खा सिंह भाग में प्लेन में क्या होता है, मिल्खा सिंह अपने कोच के पास आके बोलता है रिकॉर्ड का टाइमिंग बताइए, और वो जब उसको कहते हैं कि 100 मीटर का इतना है, मुझे पता नहीं 100 मीटर या जितने का भी, उन्होंने पेपर पे लिख लेते हैं, और जब वो प्रैक्टिस करते टाइम गिर जाते हैं तो वो उनको याद दिला देते हैं, हो गया, पहन लिया इंडिया का कोट, जीत लिया मेडल। ऐसे ही आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन है, कोच कौन है? क्योंकि देखिए, आप अपने दोस्त को बोलेंगे ना, तो दोस्त को आप बोल सकते हैं भाई तू मुझसे बात मत करना, ब्लॉक। आप कोच के साथ ये नहीं कर सकते। मैं अपने सारे क्लाइंट लोगों को कहता हूं, आपका मेरा ना हेट रेस्पेक्ट रिलेशन होगा, लव हेट नहीं होगा, हेट रेस्पेक्ट। हाँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करोगे, आप मुझे हेट करोगे, बट रेस्पेक्ट करोगे, कहोगे यार ये इंसान मेरी क्यों खिंचाई कर रहा है, क्योंकि मैं आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम, आई केयर अबाउट यू, अबाउट द ग्रोथ, यस। एंड उसके लिए मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछूंगा जो आपको पसंद नहीं होगी, बट उसको आप करेंगे तो यू वुड बी थैंकफुल टू मी। तो जब आपसे एक कोच, जैसे मार्शल गोल्डस्मिथ के खुद के कोच हैं, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 कोच हैं, उनके खुद के कोच हैं, उनको रोज रात को उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कॉल करके बोलते हैं आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, रोज। एंड वो कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, बट मैंने भी एक हायर किया है कंपनी। अच्छा। और मार्शल वही बोलते हैं, अगर कोई चीज आपको अपने अंदर बदलनी है तो पुट अ वैल्यू टू इट। अभी जैसे मैं जब सीनियर्स के साथ वर्क करता हूँ, लीडर्स के साथ, और ये मैंने मार्शल से सीखी, वो कहते हैं 3 ऐसे वर्ड जो आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको हम क्रेडिबिलिटी किलर भी बोलते हैं। वो होता है बट, नो, हाउएवर। बट, नो, हाउएवर। ओके। अभी राकेश, आप मुझसे कोई चीज बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ बट राकेश, तो आप कहोगे यार बेइज्जती कर रहे हो। आपने कोई चीज बोला नो, तो उन्होंने कहा कि यह आदत छुड़वाने के लिए मैंने लोगों से कहा आप जब भी ये वर्ड बोलेंगे आपको एक अमाउंट अपनी चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। ओके। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा क्या बात होगी, बट जब धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ने लगा, लोगों को पता चल गया यार मुझे अपने अंदर ये आदत बदलनी है। ये तो बट बहुत बार आ रहा है। हाँ। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर पकड़िए जो आपके साथ एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर करे। ओके। ऐसे मतलब इंस्टाग्राम को छोड़ा जा सकता है और अच्छी इंफोटेनमेंट लिया जा सकता है। सो
आदित्य सर, मतलब अपन 1 घंटे से बात कर रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि 1 घंटा हो गया। मैं और 2-3 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। और इतना कुछ विजडम निकल के आया और मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब 2-3 बार तो ऐसा लगा, मेरे गूज़बम्प्स हो गए थे आपने जब अपनी स्टोरी शेयर की। तो ये मेरा आखिरी सवाल है और ये मैं लगभग अपने सभी गेस्ट से पूछता हूँ। हाँ। तो जैसे पिछले 3 साल पहले मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और आज मैं 80वें एपिसोड में हूँ। तो इट इज़ लाइक अ मिरेकल मोमेंट फॉर मी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पॉडकास्ट होगा, मैं कोचिंग करूँगा और 80 एपिसोड पहुँचूँगा, ये कभी नहीं सोचा था। तो इट इज़ लाइक मिरेकल फॉर मी। तो इसको मैं बोलता हूँ मिरेकल डू हैपन, MDH। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बारे में मैंने पास्ट के बारे में बात की, प्रेजेंट के बारे में बात की, तो फ्यूचर में आपको लेके जाता हूँ। आपके लिए मिरेकल मोमेंट क्या होगा अगले 1 साल में, 2 साल में? देखिए, मैं अभी जैसे करंटली मैं बहुत सारे लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ। मैं मतलब जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो वहाँ के भी मैं कुछ यूक्रेन सिटीजन के साथ, हॉस्पिस वालों के साथ, हॉस्पिस वो लोग होते हैं जो लाइफ के एंड स्टेज पे होते हैं। हॉस्पिस मतलब जो लोग टर्मिनली इल होते हैं उनके साथ, कोविड के टाइम कोविड विडोज के साथ, कोविड ऑर्फन्स के साथ मैंने किया। मैं बहुत ही यंग लीडर्स के साथ भी वर्क करता हूँ। सो जैसे राकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं लोगों से सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे यंग इमर्जिंग लीडर्स के साथ काम करता हूँ, कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों पढ़ाया? जॉब के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, जॉब करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात। यही चीज मदर टेरेसा को या नेल्सन मंडेला या बाकी लोगों के पेरेंट्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे, भगत सिंह, उनको भी बोलते हैं कि बेटा नौकरी कर लो, ये सब। तो आज हम उस कंडीशन में नहीं होते जो हम हैं। The whole purpose of education is to give back to the society. Is to become a responsible person. अब आप देखिए, आपकी एक फुल टाइम जॉब है, आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप one experience at a time you are changing the world. And that's the whole purpose of life. तो मेरा यही है कि मैं वो कैसे यंग लीडर्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग विद different leaders across the globe, across different organization, across different time zone. कुछ वॉर जोन से हैं, कुछ पीसफुल उससे हैं, कुछ ऐसी जगह से हैं, लाइक थैंक्स टू माय वर्क मैं नोबेल लॉरियट्स के साथ भी वर्क किया है, मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ भी वर्क किया है। एंड आई एम नॉट सेइंग टू बोस्ट एनीथिंग, बट मैं कह रहा हूँ जो काम करना है मुझे उसका इम्पैक्ट बढ़ाना है। पैसा तो आ ही जाएगा। ओके। सो फ्यूचर में मिरेकल मूवमेंट क्या होगा? आप मतलब वो एक पॉइंट, वो क्या बोलते हैं ना हम कोचिंग में, कि इस पे ना डेडलाइन दे दो, ये कर दो। सो मैंने वही बोला ना, मेरी तो इंटेंशन ये है, फोकस ये है कि मैं कैसे लाइफ को टच कर सकता हूँ। अभी लाइक करंटली मोर एंड मोर यू कैन टच, मोर एंड मोर। अभी लाइक करंटली मैं कराची के कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, एंड दे आर इनटू वेस्ट मैनेजमेंट। वो लोग कैसे कर रहे हैं कि जितने भी ओरियो एंड ये चिप्स के पैकेट होते हैं उससे वो रिसाइक्लेबल बैग बना रहे हैं। अब उससे वो वेस्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं। एंड आई वर्क विद अदर यंग लीडर्स आल्सो। तो मेरा यही है कि मैं कितने ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबल और एम्पावर कर सकता हूँ थ्रू द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and by the idea of helping them become responsible in their own life. So thank you so much for coming on the show and sharing your life so openly, authentically. और ये सब मेरे को पहले नहीं पता था, जो आज पता लगा आपके बारे में जान के, and I am so thankful and grateful that you take out time for the podcast. Thank you. And साथियों, आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि एक पावरफुल टेक अवे आपके लिए क्या है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट
जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए. आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड.